नमस्ते +2 क्लास। हिंदी में हम हमारी वितान पुस्तिका का जो तीसरा चैप्टर है अतीत में दबे पाँव, उससे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। अतीत में दबे पाँव ओम थानवी का यात्रा वृत्तांत है। अतीत में दबे पाँव। अतीत मैंने पहला जो पाठ करवाया था इसके सार का, तो मैंने भूल से यहाँ वर्तमान कह दिया। अतीत हमें पता है, अतीत पास्ट होता है, भूतकाल होता है। तो अगर ऐसा कोई आपको डाउट लगे, कोई गलत वर्ड है वो बोल दिया जाता है, या कोई डाउट रह जाता है, आपका क्लियर नहीं हो पाता, तो कमेंट करके आप मेरे को बता सकते हैं। मोहनजोदड़ो की नगर योजना का वर्णन कीजिए। पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? मोहनजोदड़ो की नगर योजना का वर्णन कीजिए। इस पार्ट से संबंधित क्वेश्चन आंसर बहुत बनेंगे हमारे, इसलिए क्वेश्चन आंसर भी 2 या 3 पार्ट में कंप्लीट हो पाएंगे। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? मोहनजोदड़ो की नगर योजना का वर्णन करना है। इस प्रकार से संबंधित एक क्वेश्चन और भी इसका बनता है कि सिंधु सभ्यता एक नगर संस्कृति थी। इस कथन की विवेचना कीजिए। इस तरह से दोनों तरह से भी क्वेश्चन आता है, तो हमें आंसर है वो एक ही लिखना है। नगर क्या होता है? गांव शहर से बड़ा। नगर मतलब तत्कालीन समय में जिस क्षेत्र में वो सभी सिस्टम, तत्कालीन समाज का सभी सिस्टम जिसके अंदर होता है वह नगर कहलाता है। तो सिंधु सभ्यता थी, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो 2 बड़े महानगर थे, वो नगर उनको क्यों कहा गया है? वो नगर संस्कृति कैसे है? ऐसा क्या था? खुदाई में क्या मिला था? यही हमें सब इसके अंदर बताना है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता से मिले अवशेषों से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है, ये बात स्पष्ट हो जाती है। जो सिंधु घाटी की खुदाई की थी, जहाँ जो अवशेष मिले थे, कि सिंधु सभ्यता एक नगर संस्कृति थी। कैसे? जिस योजना के अनुसार मोहनजोदड़ो नगर बसा हुआ है, यह योजना अपने आप में एक अनूठी योजना थी। कैसे? उसको कच्ची पक्की ईंटों से ऊंचे टीले पे बसाया गया। सड़कें सीधी और फिर आड़ी होना जो बड़े नगरों में होती है। इस नगर में प्रशासनिक इमारतें भी हैं जो बड़े नगर में होती है, सभा भवन, ज्ञानशाला, कोठार। सड़क के दोनों ओर घर हैं, लेकिन सड़क की ओर किसी का घर का दरवाज़ा नहीं खुलता। सभी घर की सड़क और पीठ करके बनाई गई हैं। यही शैली आधुनिक काल में चंडीगढ़ शहर को बसाने में इस्तेमाल की गई है। आपको किसी के घर जाने के लिए मुख्य सड़क से पहले सेक्टर भीतर दाखिल होना पड़ेगा, फिर गली और फिर घर में प्रवेश करना पड़ेगा। घर छोटे हैं और बड़े भी हैं, लेकिन सभी एक कतार में, एक लाइन में। अधिकतर घरों का आकार 30 गुणा 30 फुट है। कुछ घर इससे बड़े हो सकते हैं, और सभी जो घर नियोजित एवं व्यवस्थित तरीके से बनाए गए हैं। नगर में एक बड़ा घर भी है, शायद वह घर के मुखिया का होता है। इस घर में 2 आंगन और लगभग 20 कमरे हैं। इस नगर में उपासना केंद्र भी है, रंगरेज का कारखाना, 2 मंजिला घरों की संख्या भी काफ़ी है। मतलब 2 मंजिला मकान बनाए गए थे, वहाँ घर बनाए गए, तो मतलब उस नगर की संख्या भी बड़ी होगी। यह भी अनुमान लगाया जाता है कि भूमि तल के मकानों में मजदूर रहते होंगे और प्रथम तल पर मकान मालिक रहता होगा। कुछ बड़े घरों में छोटे कमरे भी हैं। इसका अर्थ यह है कि शहर की जनसंख्या काफ़ी बढ़ गई थी। बड़े घरों के आंगन में चौड़ी सीढ़ियां हैं। कुछ घर 2 मंजिला दिखते हैं, परंतु उन पर सीढ़ियों के निशान नहीं हैं। शायद ऊपर चढ़ने के लिए लकड़ी की सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता होगा, जो कालांतर में नष्ट हो गई होंगी। मतलब लकड़ी, कहीं कहीं सीढ़ियाँ वो लकड़ी की बनी होगी और लंबे समय के कारण क्या है, वो नष्ट हो गई होगी। छोटे घरों की बस्ती में छोटी संकरी सीढ़ियाँ हैं, उनके पायादान भी ऊंचे हैं। शायद जगह की कमी के कारण ऐसा किया होगा। इस प्रकार सिंधु सभ्यता एक नगर संस्कृति पर आधारित थी। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के अजायब घर में खुदाई के समय मिली कौन कौन सी चीज़ें रखी गई हैं?
या इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि मोहनजोदड़ो के अब अजायब घर का वर्णन करना है। अजायब घर यानी कि जो संग्रहालय है मोहनजोदड़ो के अंदर, जहाँ लेखक ने बताया था कि हमारे गाइड ने लास्ट में कहा कि अब तक तो आपने मोहनजोदड़ो का अजायब घर भी नहीं देखा, यानी कि जहाँ मोहनजोदड़ो का म्यूज़ियम बना हुआ है उनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। लेखक ने बताया था कि लगभग जो चीज़ें थी वो दिल्ली के संग्रहालय में है, लंदन में, कराची में, लाहौर में चली गई है। कुछ सोने की चीज़ें वो चोरी भी हो गई है, लेकिन फिर भी वहाँ बहुत कुछ चीज़ें रखी हुई है। 50,000 से अधिक रही होंगी अजायब घर में रखी हुई चीज़ें। तो उनमें से कौन सी है? काला पड़ गया गेहूँ, कांसे के बर्तन, मुहरें, वाद्य, चाक पर बने विशाल मृदभांड, उन पर काले भूरे चित्र, 2 तांबे के आईने, कंघी, मिट्टी के बर्तन, 2 पाटन की चक्की, मिट्टी की बैलगाड़ी और दूसरे खिलौने, रंग बिरंगे पत्थरों की मनके वाले हार, चौपड़ की गोटियाँ, कंगन और सोने के कंगन। सोने के कंगन हैं वो अब चोरी हो गए हैं। ये सब मोहनजोदड़ो के अजायब घर के अंदर मिले हैं, रखे गए हैं। दुनिया के सबसे पुराने शहरों में 2 भारतीय नगरों के नामों का उल्लेख कर उनकी प्रमुख विशिष्टताएं लिखिए। 2 कौन से थे? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। उनकी 2 प्रमुख विशेषताएं। मोहनजोदड़ो क्या है? ताम्र युग के शहरों में, कांस्य युग जिसको कहते हैं, उसमें सबसे बड़ा शहर है। जो उसकी खुदाई में मिले साक्ष्य हैं, सबूत हैं, उनसे पता चलता है। हड़प्पा शहर के साक्ष्यों की पूर्ण रूप से प्राप्ति क्यों नहीं हो पाई है? मोहनजोदड़ो के अंदर तो सब कुछ खुदाई के अंदर मिल गया, लेकिन हड़प्पा में क्यों नहीं मिले? पूरे सबूत हमें, पूरे अवशेष क्यों नहीं मिले? क्या कारण है? कि वहाँ अधिकांश साक्ष्य रेल लाइन बिछाने के कारण पूरी तरह नष्ट हो गए हैं, आधुनिक काल के विकास के भेंट चढ़ गए हैं। मतलब वहाँ अब रेल लाइनें बिछा दी गई है, तो वहाँ नीचे खुदाई संभव नहीं है। इसलिए वहाँ आगे की खुदाई न होने के कारण वहाँ के जो सबूत, साक्ष्य, अवशेष हमें प्राप्त नहीं हो सके। आगे हमारा है तीसरा, हाँ ये पढ़ लिया, चौथा, 5वां पढ़ेंगे हम। मोहनजोदड़ो की जो शहर की व्यापकता के विषय में लिखना है, कितना विस्तार है इसका। अपने आप में मोहनजोदड़ो बड़ा शहर है। लगभग 5,000 वर्ष पहले यह आज के महानगर से बड़ा था। आज का महानगर दिल्ली, मुंबई, मद्रास, चेन्नई, ये बड़े बड़े महानगर है। इससे ये 5,000 साल पहले की बात करें तो इनसे ये बड़ा है। शहर क्या है? 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था और इसकी जनसंख्या लगभग 85,000 थी। यह घाटी की सभ्यता का केंद्र रहा होगा, यह विद्वान है हमारे अंदाजे लगाते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ बसा हुआ है? इस शहर के नाम का अर्थ क्या है और इसे अब किस नाम से पुकारते हैं? जैसे कि हमने पाठ पढ़ा था कि मोहनजोदड़ो है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मुर्दों का टीला। अब इसे मोहनजोदड़ो के नाम से पुकारते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ बसा हुआ है? इसे विशेष प्रकार से क्यों बसाया गया है? मोहनजोदड़ो है वो छोटे मोटे टीलों पे। ये टीले प्राकृतिक नहीं हैं, ये मानवीय टीले बनाए गए हैं कच्ची पक्की ईंटों से। क्यों? बाढ़ आदि के कारण सिंधु नदी के जल से बचाया जा सके। पास ही के अंदर जो सिंधु नदी है, अगर इसका बहाव या बाढ़ आ जाता है तो वहाँ अगर कोई नगर है तो वो उसकी चपेट में आ सकता है। इसलिए वहाँ के लोगों ने इसको टीलों के ऊपर बसाया था। 8वां हमारा है, वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता को किस रूप में देखा और महसूस किया जा सकता है? आज के समय में सिंधु घाटी सभ्यता को वर्तमान में इसे सूनी पड़ी गलियों, सड़कों पर घूमकर देखा जा सकता है। इसकी टूटी फूटी दीवारों, खंडहरों, घरों, दहलीज, सीढ़ियों, पायदानी आदि को देखा और महसूस किया जा सकता है। इसके माध्यम से इतिहास के पार झांका जा सकता है। मतलब वहाँ जो अवशेष पड़े हैं, जो खंडहर हैं, जो घरों के निशान, दहलीज, जो सीढ़ियाँ हैं,
उनको देखा जा सकता है और फिर महसूस किया जा सकता है कि इतिहास से पहले, ईसा से ही पहले ये जो सभ्यता थी हमारी, ये किस प्रकार की थी। मोहनजोदड़ो के अवशेष कितने पुराने हैं? इन्होंने भारत को प्राचीन सभ्यताओं की किस श्रेणी में ला खड़ा किया है? अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर बौद्ध स्तूप का वर्णन कीजिए। दोनों ही क्वेश्चन इसी के अंदर आ जाएंगे। मोहनजोदड़ो के अवशेष ईसा पूर्व के हैं। इसके सबसे बड़े और ऊंचे चबूतरे पर बने बौद्ध स्तूप में 26 सदी पहले की ईंटें लगी हुई है, जिसमें भिक्षुओं के कमरे भी हैं, बौद्ध भिक्षु हैं उनके कमरे हैं। इस खोज ने भारत को मिस्र और मेसोपोटामिया, जो इराक की सबसे प्राचीन जो सभ्यता है, उसके समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया है। इस आदिम शहर की सभ्यता संस्कृति की अधिकांश वस्तुएं अब कहाँ चली गई? जैसे हमने पहले पढ़ा था, कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन में। सिंध क्षेत्र में सर्दियों में वातावरण कैसा होता है? जैसे लेखक बता रहे थे, सर्दियों के अंदर वो घूमने के लिए गए थे, कि राजस्थान से मिलता जुलता होता है। सर्दियों में भी दोपहर के समय धूप चौंधी आने वाली होती है। वह राजस्थान की धूप की तरह पारदर्शी नहीं है, जिस कारण सारा वातावरण और दिशाएं फीके रंग में रंगे हुए प्रतीत होते हैं। रेत के टीले नहीं हैं, खेतों में हरियाली है, खुला आसमान, सोना परिवेश, धूल बबूल और अधिक गर्मी सर्दी यहाँ के वातावरण की विशेषताएं हैं। सिंध क्षेत्र के अंदर सर्दियों में अधिक सर्दी और गर्मियों में अधिक गर्मी पड़ती है, जैसे कि राजस्थान के अंदर। राजस्थान के वातावरण से बहुत मिलता जुलता है सिंध क्षेत्र, लेखक ने बताया है। क्या चीज़ें नहीं मिलती? बस कि एक तो ये कि राजस्थान के अंदर ऊंची ऊंची टीलें हैं, सिंध के अंदर ये नहीं है। राजस्थान के अंदर हरियाली नहीं है और सिंध के अंदर हरियाली है। बाकी जो खुला आसमान है, सोना परिवेश, ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ मिलती है। और धूप वहाँ सर्दियों के अंदर भी होती है, लेकिन राजस्थान वाली धूप होती है वो पारदर्शी होती है, और जो सिंध वाली धूप होती है वो बिल्कुल चौंधी आने वाली धूप होती है। मोहनजोदड़ो में कौन सा निर्माण अभी भी अपनी मूल स्वरूप के बहुत नज़दीक दिखाई देता है? अन्य संरचनाओं की स्थिति में कैसी है? मोहनजोदड़ो के अंदर बाकी चीज़ें तो बिल्कुल खंडहर हो चुकी है। एक ऐसी चीज़ कौन सी लेखक ने बताई थी जो अपने पहले जैसे थी, मूल स्वरूप मतलब जैसी थी वैसी अभी भी पड़ी है? वो है महाकुंड, अनुष्ठानिक महाकुंड। मोहनजोदड़ो की सड़कों की क्या विशेषताएं हैं? सड़कें सीधी या फिर आड़ी, जो आज हम उसको क्या कहते हैं, ग्रिड प्लान। विश्व के कौन से नगर ग्रिड प्लान के अनुसार बसे हैं? ब्रासीलिया, चंडीगढ़, इस्लामाबाद, ये 3 शहर हैं ग्रिड प्लान के अनुसार बने हुए हैं। महाकुंड की विशेषता बतानी है, तो महाकुंड के बारे में हमने पाठ में अच्छे से पढ़ा था, फिर भी हम देख लेते हैं। स्तूप की दाईं तरफ एक लंबी गली के आगे महाकुंड है। कहाँ है? जो बौद्ध स्तूप है उसकी दाईं तरफ गली को क्या कहते हैं? देव मार्ग, डिविनिटी स्ट्रीट। और ये माना गया है कि ये सामूहिक स्नान था। महाकुंड क्या है? सब लोगों का जो स्नान करने का एक अनुष्ठानिक विधान होगा। कुंड है 40 फुट लंबा, 25 फुट चौड़ा है और 7 फुट गहरा है। इसमें उत्तर और दक्षिण की ओर सीढ़ियाँ उतरती है। इसके तीनों तरफ साधुओं के कमरे बने हुए हैं। उत्तर दिशा में 2 पंक्तियों में 8 स्नानघर। इसमें से किसी का भी दरवाजा एक दूसरे के सामने नहीं खुलता। इस कुंड में पक्की ईंटों का जमाव है, जिसमें पानी नीचे न रिस सके, और गंदा पानी बाहर निकालने के लिए भी इसके अंदर निकास किया गया है। तल और दीवारों पर ईंटों के बीच चूने और चिरोड़ी के गारे का प्रयोग है। पीछे की दीवार के साथ दूसरी दीवार खड़ी की गई है, जिसमें सफ़ेद डामर का प्रयोग है।
कुंड के जल के लिए दोहरे घेरे का वाला एक कुआं है जिसके 2 घेरे होते हैं। कुंड से पानी को बाहर निकालने के लिए पक्की ईंटों से नालियां बनाई हुई हैं और वो ढकी हुई हैं। कोठार क्या थे और इनका निर्माण क्यों किया गया? कोठार क्या थे का मतलब क्या? कोठार तो होता है भंडारण। अभी भी हम कोठार का प्रयोग करते हैं अनाज इकट्ठा रखने के लिए। तो उनका निर्माण क्यों किया गया था? शायद में कर से कर लिया जाता होगा और वो कर के रूप में जो अनाज इकट्ठा होता होगा वो उस कोठार में रखा जाता होगा। कृषि के लिए इस क्षेत्र का उपयोग कैसे होता था? प्रसिद्ध इतिहासकार इरफान हबीब का मानना है कि यहाँ लोग रबी की फसल करते थे। कपास है, गेहूं है, जो सरसों और चने की रोटी के प्रमाण मिले हैं। विद्वानों का मानना है कि यहाँ ज्वार, बाजरा और रागी भी पैदा की जाती होगी। और फ्रूट थे, खजूर, खरबूजे और अंगूर। झाड़ियों के बेर भी इकट्ठे किए जाते थे। कपास की खेती होती थी। कपास को छोड़कर अन्य के तो बीज मिले हैं। और कपास का अंदाज़ा कैसे उन्होंने लगाया था वो हमने पाठ में पढ़ा था। 18वां हमारा है कॉलेज ऑफ प्रीस्ट्स किसे कहा गया है? कॉलेज ऑफ प्रीस्ट्स किसे कहा गया? इसका निर्माण क्यों किया गया होगा? महाकुंड के उत्तर पूर्व में एक बहुत बड़ी इमारत के अवशेष मिले हैं जिसके 3 बरामदे और बीचों बीच खुला स्थान। इसमें 20 खंभों वाला एक बड़ा हॉल है। दक्षिण की तरफ एक और टूटी फूटी इमारत है। माना जाता है कि बरामदों के साथ इनके छोटे छोटे कमरे रहे होंगे। पुरातत्व शास्त्री मानते हैं कि धार्मिक अनुष्ठानों में ज्ञानशालाएं साथ साथ सटाकर बनाई जाती थी, इसलिए इसे कॉलेज ऑफ प्रीस्ट्स कहा जाता है। यह भी अनुमान लगाया जाता है कि यह राज्य सचिवालय, सभा भवन या कोई सामुदायिक केंद्र रहा होगा। 19वां हमारा है मोहनजोदड़ो की भवन निर्माण कला की कौन सी विशेषता चंडीगढ़ के संरचनाकार कार्बूजिए ने अपनी वास्तुकला में सम्मिलित की थी? चंडीगढ़ के अंदर कार्बूजिए ने वास्तुकला होती है भवन निर्माण कि नगर के अंदर ऐसी कैसे भवनों का निर्माण किया था जो मोहनजोदड़ो के निर्माण कला की विशेषता है। मोहनजोदड़ो ने सड़क के दोनों ओर घर पर सड़क की ओर सब घरों की पीठ दिखा करके घर बनाने की कला का प्रयोग किया। कोई भी घर मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलता, जैसे कि हमने पहले पढ़ा। जिस प्रकार से मोहनजोदड़ो के अंदर बनाए गए हैं वैसे ही कार्बूजिए ने बनाए थे। मोहनजोदड़ो में जल निकासी की व्यवस्था किस प्रकार की गई है? मोहनजोदड़ो के अंदर जल निकासी की व्यवस्था सबसे अच्छी मानी गई है, इसीलिए लेखक ने इसे जल संस्कृति का भी नाम दिया गया है। मोहनजोदड़ो में सभी नालियां ढकी हुई थी जो सड़क के दोनों तरफ समांतर बनी हुई थी। हर घर में एक स्नान घर था। घरों के भीतर से गंदा पानी नालियों से बाहर होदी तक आता था और फिर नालियों के जाल में मिल जाता था। कहीं कहीं नालियां हैं वो बिना ढकी थी, बाकी नालियां हैं ढकी हुई थी। आगे क्वेश्चन भी देखो, ये हमारा आ गया है मोहनजोदड़ो को जल संस्कृति का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि मोहनजोदड़ो में जल प्रबंध है बहुत अच्छे सुविचारित अच्छे तरीके से सोच करके बनाया गया था। इतिहासकार मानते हैं कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो पहली ज्ञात संस्कृति, पहली ऐसी संस्कृति हमें मिली है जिसका हमें ज्ञान हुआ है कि जिन्होंने कुएं खोदकर भूजल निकाला, पताल का पानी कुओं से निकाला। ये पहली संस्कृति हमें मिली है जिसका हमें ज्ञान हुआ है। केवल मोहनजोदड़ो में ही लगभग 700 कुएं थे। नदी, कुएं, कुंड, स्नानघर और बेजोड़ जल निकासी के कारण ही मोहनजोदड़ो को जल संस्कृति का नाम दिया गया है। मोहनजोदड़ो में मुखिया के घर की क्या विशेषता थी? एक बड़ा घर मिला था जिसको इतिहासकार मुखिया का घर मानते हैं। वो घर 30 गुना 30 फुट, मोहनजोदड़ो के अंदर जितने भी घर हैं वो लगभग 30 गुना 30 फुट के हैं।
और कुछ घर इसमें दोगुने तिगुने भी हैं, पर सबकी न्यूनाधिक वास्तुशैली एक जैसी है, मतलब लगभग सभी एक तरह के बने हुए हैं। पर जिसे मुखिया का घर कहते हैं उसमें करीब 20 कमरे और 2 आंगन हैं। नर्तकी का प्रसिद्ध शिल्प कहाँ से प्राप्त हुआ? अब यह कहाँ रखा हुआ है? नर्तकी का जो प्रसिद्ध शिल्प है, जो उसकी जो नाचने वाली जो एक मूर्ति है, वो कहाँ से मिली थी? हैरल्ड ग्रीव्स ने मुख्य सड़क के दक्षिण की ओर खुदाई की थी। एक छोटे से घर में नर्तकी शिल्प प्राप्त हुई थी, जिसके विषय में पुरातत्वविद मार्टिमर विल्लर ने कहा है कि संसार में इसके जोड़ की दूसरी चीज है ही नहीं, और वह अब मूर्ति दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित है। मोहनजोदड़ो में सब कुछ का आधार कैसे था? बने कैसे हुए थे? आकार कैसा था? सबका आकार कुओं को छोड़ करके चकोर और आयताकार था। मोहनजोदड़ो में पर्याप्त वर्षा और जंगलों के अनुमान किन आधार पर लगाए गए हैं? घरों में खिड़कियां या दरवाजों पर छज्जों के चिन्ह नहीं हैं। उन दिनों में शायद तेज धूप नहीं पड़ती थी, क्योंकि कड़ी धूप से बचने के लिए ही ये छज्जे बनाए जाते हैं। और जंगलों का कैसे अनुमान लगाया कि जो उनकी जानी मानी मुहर थी उसके ऊपर शेर, हाथी, गेंडा आदि के चित्र मिले हैं, जो जंगली जीव होते हैं, जानवर होते हैं। और किसी भी नहर के प्रमाण नहीं मिले, यानी कि वर्षा पर आधारित थे लोग। 26वां देखें। लेखक को मोहनजोदड़ो के सूनेपन को देखकर जैसलमेर के कुलधरा की याद क्यों आ गई? लेखक को मोहनजोदड़ो के सूनेपन को देखकर जैसलमेर के कुलधरा की याद क्यों आ गई? हमने पढ़ा था कि मोहनजोदड़ो बिल्कुल वीरान, खाली, सूना, और उसी प्रकार राजस्थान के अंदर जैसलमेर में कुलधरा नामक गांव है, वो भी बिल्कुल ऐसा ही। तो लेखक कुलधरा गए थे, वहाँ उन्होंने बताया है कि राजस्थान के अंदर बहुत खूबसूरत एक गांव है, लेकिन वहाँ भी अब मोहनजोदड़ो की तरह लोग नहीं रहते। लोग वहाँ से चले गए हैं। राजा से कोई अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए उनके आपस में तकरार हो गए थे, और सभी लोग गांव छोड़कर चले गए थे। अपना सामान साथ ले गए थे, लेकिन पीछे से बचा हुआ जो सामान था, जो मकानों के किवाड़ थे, खिड़की थे, वो लोग चोरी करके ले गए। मतलब अब वह खंडहर हो चुका है, लेकिन ज्यों का त्यों है, वहीं गलियां हैं, घर हैं, वो पड़े हैं। तो बिल्कुल मोहनजोदड़ो की तरह ही वो बिल्कुल सोना लग रहा है, दृश्य है, एक जैसे लेखक को लगे। मोहनजोदड़ो के अजायब घर में क्या रखा हुआ है? पहले हमने पढ़ लिया था ये क्वेश्चन 27वां, तो दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मोहनजोदड़ो की सभ्यता के भग्नावशेषों में किसी भी हथियार का न मिलना क्या सिद्ध करता है? भग्न होते हैं टूटे फूटे, अब अवशेष, भग्न अवशेष यानी कि टूटे फूटे अवशेष मिले हैं, उसमें हथियार नहीं मिले। तो ये क्या बताता है कि हथियार क्यों नहीं मिला? इससे क्या सिद्ध होता है? लेखक कहती हैं मोहनजोदड़ो की सभ्यता के भग्न अवशेषों में 50,000 से अधिक वस्तुएं मिली। 50,000 से अधिक वस्तुएं मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिली, पर एक हथियार भी नहीं। साथ ही राजसत्ता या स्वामित्व प्रदर्शित करने वालों को के अवशेष प्राप्त हुए हैं। राजसत्ता का मतलब कोई राजा का शासन था, स्वामी तब था, कोई स्वामी था, उसके तो अवशेष मिले हैं। जैसे कि वहाँ एक राजा की मूर्ति मिली थी, मोहरें भी मिली थी। मोहरें हैं वो किसी काम की अनुमति के लिए मोहर लगाई जाती है, मतलब राजसत्ता तो थी। इससे ऐसा प्रतीत होता कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज अति अनुशासन था। लोग अनुशासन में रहते थे, वो भी मजबूत, जिसमें राजसत्ता की आवश्यकता ही नहीं थी। सबका समाज न तो धर्म द्वारा शासित था और न ही राजनीति के द्वारा, वह अपने ही बल पर अनुशासित था। मतलब लोग बिना डर के ही
उनको हथियार की ज़रूरत ही नहीं थी, वो अनुशासन में लोग चल रहे थे, लोगों की समझ के आधार पर उनका समाज था। आगे देखो 29वां, मोहनजोदड़ो की सभ्यता कैसी रही होगी, पाठ के आधार पर अनुमान लिखिए। मोहनजोदड़ो की सभ्यता भव्यता उच्चता की पुजारी नहीं थी कि सुंदर सुंदर दिखाए। लोग कलाकृति जानते थे, फिर भी इतनी सुंदरता, इतनी मतलब उसके अंदर ऊंची ऊंची चीज़ें जिसको कहते हैं, वो नहीं दिखाई गई है। वह निम्न या मध्य वर्गीय थी, जिसमें भव्यता उनकी भीतरी अनुशासन में ही छिपी थी। वे लोग सभ्य, धर्म प्रेमी, कला प्रेमी और सुसंस्कृत थे, पर उनकी सभ्यता लो प्रोफाइल की थी, जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा था। आशा है कि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दूसरे पार्ट में इससे पाठ से संबंधित और हमारे क्वेश्चन हैं, वो पढ़ेंगे।